हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पापा का सुखद भविष्य। मेरे लिए गुंजन का रिश्ता मेरी सबसे समझदार बुआ ने बताया था। बुआ गुंजन की मामी की सहेली हैं। आज शाम को वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। पापा टेंशन में आकर खूब शोर मचा रहे थे। अब तक बाजार से मिठाई भी नहीं लाई गई। मेरी समझ में नहीं आता कि कई घंटे लगाने के बाद भी तुम लोग वक्त से तैयार क्यों नहीं हो पाते हो। अब बाजार भी मुझको ही जाना पड़ेगा। ड्राइंग रूम में जो भी फालतू चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, इन्हें कहीं और उठाकर रख देना। पता नहीं तुम लोग वक्त से सारे काम करना कब सीखोगे। पापा के इस तरह के लेक्चर आज दोपहर से राजीव भैया, नीता भाभी और मेरे लिए चल रहे थे। उनके बाजार चले जाने के बाद सचमुच घर में शांति महसूस होने लगी। राजीव भैया की शादी के कुछ महीने बाद माँ की मृत्यु हो गई थी। उनके अभाव ने पापा को बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया था। उनकी कड़वी तीखी बातें सुनकर नीता भाभी का मुंह आए दिन सूजा रहता था। अब तो वो पापा को जवाब भी दे देती थी और भैया भी उनका पक्ष लेने लगे थे। घर में बढ़ते झगड़ों को देख मैं पापा को शांत रहने के लिए बहुत समझाता, पर वो अपने अंदर सुधार लाने को तैयार नहीं थे। घर में गलत काम होते मैं नहीं देख सकता, बदलना तुम लोगों को है, मुझे नहीं। पापा उल्टा मुझे डांटकर चुप करा देते। पापा के बाजार से लौटने तक मेहमान आ चुके थे। गुंजन की मम्मी के साथ उनके भैया भाभी और बड़ी बेटी व दामाद आए थे। पापा सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद सामान रखने घर के भीतर जाने लगे तो गुंजन की मम्मी ने हैरानी भरी आवाज़ में उनसे पूछा, आप राजेंद्र हो ना? एसडी कॉलेज में पढ़े हैं ना आप? जी, लेकिन तुम मुझे कैसे पहचान पाओगे? मैं अब मोटी हो गई हूँ, बाल सफ़ेद हो चले हैं और आंखों पर चश्मा जो लग गया है। अरे मैं सीमा हूँ। तब सीमा कौशिक होती थी। तुम मेरे नोट्स पढ़कर ही पास होते थे। अब तो पहचान लो भाई। सीमा जी ने हंसते हुए पापा की यादों को कुरेदा। दिमाग पर कुछ जोर देकर पापा ने कहा, हाँ अब याद आ गया, और अपने हाथ में पकड़ा सामान मुझे देने के बाद वो गुंजन की मम्मी के सामने आ बैठे। तुम इतनी ज़्यादा भी नहीं बदली हो, तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल वही है। मुझे तो पहली नज़र में ही पहचान लेना चाहिए था, जैसे मैंने पहचाना। पता नहीं तुमने कैसे पहचान लिया, मेरी शक्ल तो बिल्कुल बदल गई है। लेकिन तुम्हारे बेटे रवि में तुम्हारी उन दिनों की शक्ल सूरत की झलक साफ नज़र आती है। शायद इसी समानता ने तुम्हें पहचानने में मेरी मदद की। देखो क्या गजब का संयोग है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए लेकर आई हूँ। मेरी समझ से ये अच्छा ही है, क्योंकि कॉलेज में जैसा आकर्षक व्यक्तित्व तुम्हारा होता था, अगर तुम्हारी बेटी वैसी ही है तो मेरे बेटे रवि की तो समझो लॉटरी ही निकल आई। पापा के इस मजाक पर हम सब खूब जोर से हंसे तो सीमा आंटी एकदम शर्मा गई। अब तक सबके मन की हिचक समाप्त हो गई थी। पापा सीमा आंटी के साथ कॉलेज के समय की यादों को ताज़ा करने लगे। उनके भैया भाभी व बेटी दामाद ने मुझसे मेरे बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। नीता भाभी नाश्ते की तैयारी करने अंदर रसोई में चली गईं। राजीव भैया खामोश रहकर हम सबकी बातें सुन रहे थे। उन लोगों के साथ 2 घंटे का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। पापा तो ऐसे खुश नजर आ रहे थे मानो ये रिश्ता पक्का हो ही गया हो। सीमा आंटी ने चलने से पहले पापा के सामने हाथ जोड़ दिए और भावुक लहजे में बोली, राजेंद्र, मेरे पास दहेज में देने को ज़्यादा कुछ नहीं है। गुंजन के पापा के बीमे व फंड के पैसों से मैंने बड़ी बेटी की शादी की है और अब छोटी की करूँगी। तुम्हारी कोई खास मांग हो तो अभी। मुझे जलील करने वाली बात मत करो सीमा, पापा ने बीच में टोककर उन्हें चुप करा दिया। रवि को गुंजन पसंद आ जाए और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बेटी इसे ज़रूर अच्छी लगेगी, तो ये रिश्ता मेरी तरफ से पक्का हुआ। दहेज में मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। तुम दहेज की टेंशन मन से बिल्कुल निकाल दो। सीमा आंटी बोली, राजेंद्र, किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अब आप सब लोग हमारे घर कब आओगे? अगले संडे की शाम को आते हैं, पापा ने उतावली दिखाते हुए कहा। ठीक है, अब हम चलेंगे। तुमसे मिलकर मन बहुत खुश है
और बड़ी राहत भी महसूस कर रहा है। तुम्हारा बेटा रवि हमें तो बहुत भाया है। मेरी दिली इच्छा है कि इस घर से हमारा रिश्ता ज़रूर जुड़ जाए। पापा के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उनकी वही इच्छा है जो सीमा आंटी की है। उन सब के जाने के बाद राजीव भैया पापा से उलझ गए। आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमें दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए। उन्हें इंजीनियर लड़का चाहिए तो शादी अच्छी करनी ही पड़ेगी। अपनी बेटी की अच्छी शादी तो हर माँ बाप करते ही हैं। सीमा से जान पहचान ही ऐसी निकल आई कि अपने मुंह से कुछ मांग बताने पर मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाता। पापा ने शांत स्वर में भैया को समझाया। कॉलेज के दिनों में आपका उनके साथ कोई प्यार का चक्कर तो नहीं चला था ना? राजीव भैया ने उन्हें छेड़ा। अरे नहीं। पापा एकदम से शर्माए तो हम तीनों ठहाका मारकर हंस पड़े थे। आगे से बिल्कुल दहेज ना लेने की बात मत करना पापा। ऐसी सलाह देकर राजीव भैया अपने कमरे में चले गए थे। पापा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मुझसे कहा, तेरा बड़ा भाई उन लोगों में से है जिनका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन तू चिंता न कर बच्चे, अगर सीमा की बेटी सूरत सीरत से अच्छी हुई तो मैं तेरे भाई की एक ना सुनते हुए रिश्ता पक्का कर दूंगा। ठीक कह रहे हैं आप पापा। सीमा आंटी के नोट्स पढ़कर आपने जो ग्रेजुएशन किया है, अब उस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। आप गुंजन को देखे बिना भी अगर इस रिश्ते को हाँ करना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी इस बात को सुनकर पापा बहुत खुश हुए और दिल खोलकर खूब हंसे भी। रविवार को हम लोग शाम 5 बजे सीमा आंटी के घर पहुंच गए। उनके भैया भाभी और बेटी दामाद ने हमारा स्वागत किया। कुछ देर बाद गुंजन भी हम सब के बीच आ बैठी थी। पहली नज़र में उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुझे सुंदर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी लगी। हम सब के साथ खुलकर बातें करने में वो ज़रा भी नहीं हिचक रही थी। मेरे बारे में कुछ जानने से ज़्यादा उसे पापा से अपनी मम्मी के कॉलेज के दिनों की बातें सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। पापा एक बार उन दिनों के बारे में बोलना शुरू हुए तो उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। उनके पास सुनाने को बहुत कुछ ऐसा था जिससे हम दोनों भाई भी परिचित नहीं थे। पापा को खूब बोलते देख राजीव भैया मन ही मन कोड़ रहे थे। ये उनके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था। मुझे तो पापा के चेहरे पर नज़र आ रही चमक बड़ी अच्छी लग रही थी। उनके कॉलेज के दिनों की बातें सुनने में मुझे सचमुच बहुत मज़ा आ रहा था। उन दिनों साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ लड़कों का बाहर घूमने या फिल्म देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। लड़कियां कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय पीने को तैयार हो जाती थी तो लड़के फूले नहीं समाते थे। तब अधिकतर एक तरफा प्यार हुआ करता था। कोई हिम्मती लड़का ही गर्लफ्रेंड बना पाता था, नहीं तो अधिकतर अपने दिल की रानी के सपने देखते हुए ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर जाते थे। पापा ने बड़े प्रसन्न व उत्साहित लहजे में हम सबको अपने समय की झलक दिखाई थी। तब लड़कों के मुंह से प्यार का इजहार करने की हिम्मत तो यकीनन कम होती थी, पर वो प्रेम पत्र खूब लिखा करते थे। गुमनाम प्रेम पत्र लिखने की कला में तो राजेंद्र तुम भी माहिर थे। सीमा आंटी ने अचानक ये भेद खोला तो पापा एकदम से घबरा उठे थे। मैंने किसे गुमनाम प्रेम पत्र लिखा था? पापा ने अटकते हुए पूछा। अनीता, तुम्हारे सारे प्रेम पत्र हम सहेलियों को पढ़ाया करती थी। जब मैंने किसी पत्र पर अपना नाम लिखा ही नहीं था तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो? अरे ये तो आज मैंने अपनी पोल खुद ही खोल दी। पापा हमसे आंखें मिलाने में शर्मा रहे थे। हमारी हंसी बंद होने में नहीं आ रही थी। मुझे शर्माते मुस्कुराते पापा उस वक्त बहुत प्यारे लग रहे थे। चाय नाश्ते के बाद गुंजन और मुझे आपस में खुलकर बातें करने के लिए पास के पार्क में भेज दिया गया। पार्क में पहुंचते ही गुंजन ने साफ शब्दों में मुझसे कहा, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। अभी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कुछ चिढ़ कर पूछा। मुझे पहले MBA करना है और बहुत अच्छे कॉलेज से करना है। उतनी तैयारी शादी के बाद नहीं हो सकती है। ये बात तुमने पहले सबको क्यों नहीं बताई? मम्मी शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। उनसे जान छुड़ाने के लिए मैं 2-3 महीनों में
एक लड़के से मिलने का नाटक कर लेती हूँ और तुम्हें उसे रिजेक्ट करना होता है, जैसे अब मुझे करोगी। वाह, तुमने अपने मनोरंजन के लिए बढ़िया खेल ढूंढा हुआ है। अगर तुम्हें पूरी तरह से रिजेक्ट करूंगी भी तो आज नहीं, कुछ दिनों के बाद करूंगी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उलझन भरे स्वर में पूछा। मैं तसल्ली से तुम्हें सब समझाती हूँ। उसने उत्साहित अंदाज में मेरा हाथ पकड़ा और पास में पड़ी बेंच की तरफ बढ़ चली। उस बेंच पर घंटे भर बैठने के बाद हम दोनों घर लौट आए थे। जब हमने ड्राइंग रूम में कदम रखा तब सबकी नज़रें हम पर टिकीं। ये सवाल पूछ रही थी, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है? गुंजन का इशारा पाने के बाद मैंने सबको सूचित किया। अभी हम दोनों किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं। एक दूसरे को समझने के लिए हमें कुछ और वक्त चाहिए। रवि वैसे दिल का बहुत अच्छा है, पर थोड़ा पुराने ख्यालों का है। मेरे लिए अपना करियर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अहमियत रखता है। रवि ने मुस्कुराते हुए गुंजन को टोका। इस मसले पर हमारे बीच काफ़ी बहस हुई है, लेकिन वो बहस एक दूसरे को नापसंद करने का कारण नहीं बनी। अगली कुछ मुलाकातों में अगर हमने अपने मतभेद सुलझा लिए तो दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता ज़रूर बन जाएगा। आजकल के बच्चों की बस मत पूछो, पापा ने माथे पर बल डालकर सीमा आंटी से कहा। मेरी समझ से गुंजन बहुत अच्छी लड़की है। मैं घर जाकर रवि से बात करता हूँ। इसे मेरी खुशी की चिंता होगी तो जल्दी ही तुम तक खुशखबरी पहुँच जाएगी। पापा के यूं हौसला बढ़ाने पर सीमा आंटी मुस्कुराईं तो पापा का चेहरा भी खिल उठा था। घर लौटने के बाद से पापा ने सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या कमी नजर आई तुझे गुंजन में? वो सुंदर है, स्मार्ट है, शिक्षित है और अच्छा कमा रही है। और क्या चाहिए तुझे? वक्त पापा, वक्त। हम एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। मन में बेकार की उलझन पैदा करने का क्या फ़ायदा है? वो अच्छी लगी है ना तुझे? दिल की तो वो बहुत अच्छी है, पर बस शादी के लिए हाँ करने को यही बात काफ़ी है। बाद में किसी भी शादी को सफल बनाने के लिए पति पत्नी दोनों को समझौते तो करने ही पड़ते हैं। आप गुंजन को समझाने के लिए भी कुछ बातें बचा लो पापा। मैं उनके पास से जान बचाकर भाग खड़ा हुआ था। गुंजन और मेरी अगली मुलाकात उसके घर में सीमा आंटी के जन्मदिन पर अगले शनिवार को हुई। हमें किसी ने बुलाया नहीं था। मैंने पापा को जिद करके तैयार किया और सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता लेकर हम उनके घर पहुंच गए। अपने आने की सूचना सिर्फ आधे घंटे पहले मैंने फ़ोन पर गुंजन को दी थी। उन लोगों के यहाँ हमारी खातिर करने की कोई तैयारी नहीं थी। गुंजन की दीदी और जीजा जी देर से डिनर पर आने वाले थे। तब मैंने बाजार से खाने पीने का सामान लाने की जिम्मेदारी ले ली। गुंजन भी मेरे साथ बाजार चली आई थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि खाने पीने की चीज़ों पर मैं खर्च करूं। हम लोग लौट कर घर आ गए। घर में पार्टी की गहमा गहमी थी। पापा की आवाज़ अच्छी है। उन्होंने हमारी फरमाइश पर 4 पुराने फिल्मी गाने सुनाए तो पार्टी में समा बन गया। सीमा आंटी के बनाए सूजी के हलवे की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। वो सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। इसका एहसास हमें डिनर करने के समय हो गया था। हम तो डिनर के लिए रुकना ही नहीं चाहते थे, पर गुंजन ने ज़बरदस्ती रोक लिया था। उसकी दीदी व जीजाजी के साथ भी उस रात हमारे संबंध और ज़्यादा मधुर हो गए। डिनर के बाद गुंजन और मैं घर के बाहर की सड़क पर घूमने निकल आए। मैं उसकी मम्मी की और गुंजन मेरे पापा के व्यक्तित्व व व्यवहार की खूब तारीफ कर रहे थे। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और बगीचे में खुलने वाली खिड़की की तरफ चल पड़ी। मैं कुछ देखना और तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मैं कुछ पूछूं उससे पहले ही उसने मुझे अपने मन की बात बता दी थी। बैठक में रोशनी होने के कारण हम तो अंदर का दृश्य साफ देख सकते थे, पर अंदर बैठे लोगों के लिए हमें देखना संभव नहीं था। बैठक में गुंजन के जीजा जी किसी पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। उसकी बहन टीवी देख रही थी। सीमा आंटी और पापा आपस में बातें करने में पूरी तरह से मशगूल थे। अचानक पापा की किसी बात पर सीमा आंटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पापा ने अपने मजाकिया बात को कहना जारी रखा तो सीमा आंटी के ऊपर हंसी का दौरा सा ही पड़ गया था। वो बार बार इशारे कर
पापा से चुप होने का अनुरोध कर रही थी, पर वो रुक रुक कर कुछ बोलते और सीमा आंटी फिर जोर से हंसने लगती। मैंने अपनी मम्मी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। गुंजन भावुक हो उठी। इस वक्त दोनों के चेहरों पर कितनी चमक है, मैंने प्रसन्न स्वर में कहा। लगता है कि हमने इन दोनों के बारे में जो सपना देखा है वो बिल्कुल ठीक है। इस उम्र में ही तो इंसान को एक हमसफ़र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला कर ही लेंगे। जब तक ये ऐसा फ़ैसला नहीं करते, हम अपनी शादी के मामले को लटकाए रख कर इन्हें मिलने जुलने का मौका देते रहेंगे। तुम्हारे जैसी समझदार दोस्त को पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। इन दोनों की शादी कराने का तुम्हारा आइडिया लाजवाब है गुंजन। तुम्हारे भैया भाभी इस शादी का ज़्यादा विरोध तो नहीं करेंगे? गुंजन की आंखों में चिंता के भाव उभरे। भैया को इस बात की चिंता तो ज़रूर सताएगी कि सीमा आंटी हमारी नई माँ बनकर पापा की जायदाद में हिस्सेदार बन जाएंगी। फिर बात कैसे बनेगी? तुम्हारे इस सवाल का जवाब सीमा आंटी और पापा के चेहरे की चमक दे रही है। उनकी खुशी और हित को ध्यान में रखकर मैं अपना हिस्सा भैया के नाम कर दूंगा। इस निर्णय को लेने में मेरे दिल ने रत्ती भर हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। तुसी तो ग्रेट हो दोस्त, थैंक यू। पापा के सुखद भविष्य की कल्पना कर मैंने जब अचानक गुंजन को गले से लगाया, तब हम दोनों की पलकें नम हो रही थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।